हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है क्लास में रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन इंडिया में किस तरह से काम करती है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं। आज हमने इसकी हिस्ट्री पूरी देखनी है कि रिजर्वेशन आज हम जो पढ़ते हैं उसमें हमारी इंडियन हिस्ट्री क्या कहती है, क्यों हमने ऐसे प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हैं या उस किस तरह से वो काम करते हैं, और इसके साथ अपने रिजर्वेशन प्रमोशन में किस तरह से काम करती है, उस पर कौन कौन सी जजमेंट इम्पोर्टेंट है वो देखनी है। और तीसरा जो अपने EWS जो रिजर्वेशन दी गई है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, वो किस तरह से काम करती है, जहाँ वो अभी उसका क्या स्टेटस है। और इसके साथ अपने कैरी फॉरवर्ड रूल है, जो कैरी फॉरवर्ड रूल, इसके बारे में हमने पढ़ना है। और इसके साथ कैचअप रूल जो हमारा दिया गया है उसके बारे में हमने पढ़ना है। तो इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में देते हुए तो पहले अपने रिजर्वेशन क्यों दी गई है, इसका क्या मोटिव है। अगर आप आर्टिकल 14 देखोगे, 14 की एक्सटेंशन ही है आर्टिकल 15 और 16। ये रिजर्वेशन एजुकेशनली इंस्टीट्यूशन में आपके एडमिशन के लिए बताएगा और ये जॉब्स के बारे में बताता है। तो ये 14 की एक्सटेंशन ही है 15 और 16 आर्टिकल। तो हमें 14 पहले अच्छे से देखना है कि इक्वालिटी किस तरह से बताती है कि रिजर्वेशन की फेवर करती है। देखिए, इक्वालिटी किस तरह से रिजर्वेशन की फेवर करती है। तो एक्चुअल में आर्टिकल 14 दो चीज़ों के ऊपर जोर देता है। पहला, वो करता है रीज़नेबल क्लासिफिकेशन हो सकती है, इसकी इंडोर्समेंट करता है। और दूसरा, वो क्लास लेजिस्लेशन को प्रोहिबिट करता है, इसको प्रोहिबिट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी मर्जी से आर्बिट्रेरी से किसी एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को एक क्लास बनाते हुए उनके लिए एक अलग लेजिस्लेशन या लॉ नहीं बनाओगे। आपका इम्प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन जो कंफर करे किसी पार्टिकुलर क्लास को प्रिविलेजेस पार्टिकुलर, या आर्बिट्रेरी सिलेक्ट कर दिया जाए उस क्लास को अलग दूसरी क्लास से, तो ये होता है क्लास लेजिस्लेशन, जो कि पॉसिबल नहीं है, वो गलत है। आपने रीजनेबल क्लासिफिकेशन करना है। तो वर्ड जो आपसे ये जो दिया गया है रीजनेबल, रीजनेबल प्रोसेस का मतलब आप में वो फेयरनेस रहेगी प्रोसेस में, उस लॉ में, और वो क्लासीफाई आप कर सकते हो पार्टिकुलर क्लास के लिए। तो इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि ये जो रीजनेबल रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, ये उस तरह के लेजिस्लेशन की बात करता है जो प्रमोट करे आपका आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स हैं। जैसे आप प्रियम्बल पढ़ोगे तो प्रियम्बल में वर्ड इक्वालिटी भी आपको दिखेगा और जस्टिस भी दिखेगा और वर्ड फ्रेटर्निटी भी दिखेगा। तो इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए आप इस तरह से लेजिस्लेशन ला सकते हो, इवन दो कि वो क्लासीफाई हों, लेकिन वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन से आप कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल गोल को अपनाते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स को प्रमोट करने के लिए। जैसे हमारे यहाँ पे मान लीजिए ये एक कंट्री है, इस कंट्री में बहुत तरह के लोग रहते हैं, कुछ स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स बना दी हैं, मान लीजिए ये कुछ स्टेट्स बना दी हैं। इन स्टेट्स में अगर इसका ध्यान देंगे तो सारे लोग, ये क्या मैंडेटरी है कि वो पढ़े लिखे होंगे, एजुकेशनली एजुकेशन है उनके पास? ऐसा नहीं हो सकता। तो कुछ क्लासेस यहाँ पे इस तरह से होंगी जिनको, जो एजुकेशनली बैकवर्ड हैं
या सोशली बैकवर्ड हैं। अगर इस तरह से कोई है, या इनकी जोग्राफ़ी अलग हो सकती है, इनकी इकनॉमी अलग हो सकती है, इनके सोशल स्टेटस अलग हो सकते हैं, अलग होने की वजह से ये मेन स्ट्रीम में आ सकें, इनको क्या करना है अपने, इनको कुछ एजुकेशनली राइट्स देने हैं जो सोशली और एजुकेशनली अगर ये बैकवर्ड रह गए हैं तो इनको आगे लाने के लिए, इनको अपलिफ्ट करने के लिए हमें इनकी एडवांसमेंट के ऊपर काम करना है। तो अगर आप रिजर्वेशन देखोगे तो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। ये स्टेट को के ऊपर ड्यूटी इम्पोज करता है। डीपीएसपी क्या कहते हैं? डीपीएसपी कहते हैं कि स्टेट के कुछ गोल्स हैं जिनको स्टेट को आगे वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए वो चीज़ों पे काम करना है। तो वैसे ही रिजर्वेशन, अगर आर्टिकल 46 देखोगे तो वहाँ पे इनकी बेटरमेंट के लिए स्टेट को काम करने हैं, रिजर्वेशन के लिए, रिजर्वेशन पर्पस के लिए। तो इसमें अगर आप देखोगे तो बैकवर्ड क्लास के एडवांसमेंट के लिए, अगर तो एडवांसमेंट किस तरह से होगी? एजुकेशन से। और एजुकेशन किस तरह से आएगी? आप पहले उनको अवेयर करोगे एजुकेशन के प्रति, अवेयरनेस दोगे, अवेयरनेस करोगे तो एजुकेट वो होंगे, क्योंकि सर्टन क्लासेस ऐसी हैं जो क्या हैं, अवेयर नहीं है। तो अवेयरनेस करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए उनको आप रिजर्वेशन दोगे। तो रिजर्वेशन एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलिटी, जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन करते हुए उस पार्टिकुलर क्लास को, क्योंकि वो सोशली या एजुकेशनली वीक थी, एडवांस करने के लिए, अवेयर करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए, उनको सर्विसेज में लाने के लिए, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ऐसे फार्मूले हैं जिसको हम रिजर्वेशन का नाम देते हैं। तो ये तो हमें पता चल गया कि रिजर्वेशन इस तरह से आप मेन स्ट्रीम में लाने के लिए की जाती है। तो आप इसकी थोड़ी सी अपने हिस्ट्री देख लेते हैं कि हिस्ट्री क्या कहती है रिजर्वेशन के ऊपर। वैसे तो हिस्ट्री 906 से पहले की भी है, लेकिन हमें 906 से पढ़नी है क्योंकि वहाँ से चीज़ें हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें शुरू हुई थी। 906 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था। पार्टीशन, जैसे ये बंगाल है, इसको दो भागों में बांट दिया, जिसे आज हम बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के नाम से जानते हैं। तो बांग्लादेश को एक जगह पे मुस्लिम कम्युनिटी है और एक जगह पे नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है। तो यहाँ पे हमारे डिवाइड करने का, जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ से उनकी नींव रखी, हमें डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से क्या हुआ, एक सर्टन क्लासेस जो थी उनमें आपस में क्या हुआ, उनको एक एज अ क्लास समझने लगा कि आप मुस्लिम हो, रिलीजन बेस्ड उनको अलग किया जाने लगा या अलग समझा जाने लगा। उसके बाद देखोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 909 आया। इसमें पहली बार कम्युनल रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट लेके आई। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में अब क्या होगा, क्योंकि वो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में बांट दिया था, तो 909 में यहाँ पे मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविज़न बनाया गया। अब मुस्लिम्स को ही वोट देंगे, नॉन मुस्लिम्स को वोट नहीं दे पाएंगे, मुस्लिम्स को वोट देंगे। अब मुस्लिम्स को इलेक्ट करेंगे तो इससे उनकी जो कास्ट दूसरों से अलग करनी शुरू कर दी। तो उनमें अलग रहने का जो वो अलग अपने आप को रिलीजन बनाने की वो जो उनमें चीज़ वो बढ़ती गई। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो सबसे पहले आई थी 909 के एक्ट में आई थी, और लॉर्ड मिंटो लेके आए थे, जिसे फादर ऑफ कम्युनल
इलेक्टोरेट भी बोला जाता है। इसके बाद क्या हुआ 1919 में एक और एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसने इस प्रिंसिपल को और एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करते हुए अब 6 इंडियन क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियन और यूरोपियन अपने अपने कैंडिडेट्स को चूज करेंगे। 6 को भी ऐड कर दिया। इसके बाद इस एक्ट में एक प्रोविज़न और बनाया गया कि एवरी 10 ईयर, अगले 10 साल में हम एक रॉयल कमीशन एक बनाएंगे जिसमें हम इस एक्ट की वर्किंग का रिव्यू करेंगे कि इसमें क्या खामियां रही थी और उसको किस तरह से पूरा किया जा सकता है। और वो कमीशन बना बाद में साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो 1927 में बनाया गया था और 1928 में इंडिया में आया। अब देखिए 1919 से चीज़ें शुरू हुई। कैसे शुरू हुई? इसी के बिहाफ पे मद्रास गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक क्रिमिनल गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला। क्रिमिनल गवर्नमेंट ऑर्डर 1927 में। इसमें क्या था, इसमें पहली बार रिजर्वेशन का कंसेप्ट डाला गया। रिजर्वेशन किसमें? वहाँ पे मद्रास में जितने भी जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन थे या इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूशन थे उसमें सीट्स रिजर्व की गई कास्ट बेस के ऊपर। कास्ट बेस्ड के ऊपर। तो यहाँ पे इस वाले एक्ट में, जो इस वाले एक्ट की अगर देखोगे हिस्ट्री तो 909 से निकलती है और इसकी 906 बंगाल के विभाजन से निकली है। तो इसमें क्रिमिनल गवर्नमेंट ऑर्डर आया जिसमें कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन मद्रास में कर दी। मद्रास में क्या हुआ, अब नॉन ब्राह्मण जो होंगे उनकी रिजर्वेशन तय की गई। इसके साथ हरिजन जो थे, जिसको आज अपने SC या ST भी बोल देते हैं, हरिजन के लिए सीट सेलेक्ट की गई और मुस्लिम्स के लिए सीट सेलेक्ट की गई और रिज़र्व की गई और एंग्लो इंडियन के लिए रिज़र्व की गई और बैकवर्ड क्लास एक नई बनाई गई जिसकी सीट रिज़र्व की गई। इन मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, जिसमें एक ब्राह्मण जो लड़के थे इस रिजर्वेशन पॉलिसी के अगेंस्ट चले गए सुप्रीम कोर्ट। जो आपने इस 1927 के ऑर्डर की वजह से वो रिजर्वेशन मिलती रही। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में इन्फोर्स हुआ, तो तब ये पहला केस रिजर्वेशन का 1951 में सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा, जिसे हम चंपंकम वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के नाम से भी जानते हैं। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि क्लास बेस्ड जो रिजर्वेशन होंगी, जो एजुकेशनली इंस्टीट्यूशन में दी गई है, वो अल्ट्रा वायरस हैं, वो ऐसी रिजर्वेशन नहीं चलेगी। और अब से रिजर्वेशन जो हमेशा सिर्फ जिसका क्राइटेरिया सिर्फ कास्ट है वो नहीं चलेगी। तो इसके साथ क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी वो हम आगे पढ़ते हैं। अब देखिए 1990 से लेके 1927 में वो ऑर्डर आया और इसी के दौरान 1927 में साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन ने भी एंडोर्स किया क्रिमिनल अवार्ड को और उसने कहा कि ये क्रिमिनल अवार्ड जो है या क्रिमिनल रिप्रेजेंटेशन है, इसको आगे
बढ़ता रहना चाहिए। ये लॉ अच्छा लॉ है इंडिया के लिए। अब क्योंकि ये 7 मेंबर कमीशन था, 1928 में इंडिया में आया था, 7 मेंबर था जिसमें सारे इंग्लिश पीपल थे, जिसका इंडियंस ने विरोध किया, साइमन गो बैक कह के। अब इसमें जो भी, क्योंकि अब इसमें इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, तो साइमन कमीशन के बाद उस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन इंडियंस की लेने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस 3 की गई, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की गई, जिसमें अगर देखोगे 1930 से लेके 31 तक पहली चली और दूसरी 1931 में तक में रही, और तीसरी 1931 टू 1932 तक चली, 1931 से 1932 तक चली। अब पहले वाली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, इसमें जो भीमराव अंबेडकर साहब थे, इन्होंने भाग लिया और इन्होंने सेपरेट डिमांड की, सेपरेट इलेक्टोरेट की, किनकी, अनटचेबल पर्सन्स थे जो पिछड़ी जाती थी उनके लिए, कि इन्होंने कहा कि उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रबंध किया जाना चाहिए, वो एमएलए एमपीज बन सकें, हमारे लेजिस्लेशन बनाने की प्रक्रिया में भाग ले सकें, ऐसा प्रोविज़न होना चाहिए। तो इस कॉन्फ्रेंसेस की वजह से क्या हुआ, 1932 में क्यूमिनल अवार्ड आया। क्यूमिनल अवार्ड लाने वाले, इसकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने फेवर की। पीएम यूके के जो थे मिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड, वो लेके आए, और ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की कंक्लूज़न की वजह से और भीमराव अंबेडकर के उन्होंने इसकी डिमांड की थी, डिमांड करने की वजह से ये अवार्ड आया। जब ये अवार्ड आया तो इनमें रिप्रेजेंटेशन मिनॉरिटीज़ की होनी थी, जो पिछड़ा वर्ग था उनकी होनी थी। एक्चुअल में ये एक्सटेंशन थी 1919 की, जो एक्ट में आई थी, जिसमें सिखों, मुस्लिम्स और वो सब के रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही थी। अब इसमें क्यूमिनल अवार्ड में मिनॉरिटीज़ के बारे में बात होनी थी। इसके अगेंस्ट गांधी जी ने फास्ट किया, गांधी जी ने फास्ट किया। फास्ट येरवाड़ा जेल में किया गया, जो पूना में है। उसके बाद गांधी जी और कांग्रेस के जो जितने लीडर हैं उनके साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक एग्रीमेंट हुआ, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, जो 1932 में ही इटसेल्फ हुआ। क्योंकि गांधी जी एक्चुअल में जिस तरह से भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि हमारे जो ये डिप्रेस्ड क्लास है या शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ये भी जितने भी, इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है अलग नहीं होनी चाहिए, सेपरेट नहीं होनी चाहिए। गांधी जी चाहते थे कि हमारे जनरल प्रोविज़न, जो जनरल एमपी या एमएलएज के जो भी इलेक्शन होंगे, उनमें हम जनरल के साथ इसको सेपरेट इनको रिप्रेजेंटेशन दे दी जाएगी। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनको एक सेपरेट चाहते थे। तो ये थोड़ा सा एग्रीमेंट था, जिसको बाद में ज्वाइंट एक थोड़ा सा इनमें समझौता होने की वजह से अब डिप्रेस्ड क्लास को जितनी भी सीट्स मिलनी हैं एमपी एमएलएज के इलेक्शन में वो भाग ले सकें, वो कांग्रेस के जितने लीडर्स होंगे उनमें कुछ सीटें डिप्रेस्ड क्लास को दे दी जाएंगी, अलग से क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे 1932 के इस समझौते पूना पैक्ट से डिप्रेस्ड क्लास को हमें देखने को मिला कि उनको रिजर्वेशन का प्रबंध हुआ।
उसके बाद 1935 में जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसको बाद में 1947 में जो हमारे एक्ट बाद में बने और या फिर आज हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, जिसका मोस्ट सारा जो भाग है हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं, उसमें से एक जो सेपरेट क्लास, जो सेपरेट मिनोरिटीज़ के लिए जो हमारी रिजर्वेशन का प्रबंध है, वो 1932 से 35 में डाला गया और इसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज जो पढ़ते हैं हम वहाँ से लिया गया। तो इस तरह से रिजर्वेशन का थोड़ा सा प्रोविज़न बनाए गए हैं। तब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, 1950 में लागू किया गया था, तो तब आर्टिकल 15 में क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 3 ही थे, क्योंकि 4, 5 और 6 बाद में जोड़े गए हैं। तो किस तरह से जोड़े गए हैं, पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। देखिए, मैंने बताया कि जो क्लास लेजिस्लेशन है वो अलग से नहीं होगा। रीजनेबल क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो, वो उसके लिए वो केस चंपांकन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास वाला आ चुका था। उसके बाद फर्स्ट अमेंडमेंट की गई उस केस के बाद 1951 में। अमेंडमेंट के साथ आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 जोड़ दिया गया, जो उस जजमेंट को ओवरराइड करता है, नलीफाई करता है, जिसमें कास्ट क्राइटेरिया हो सकता है डिस्ट्रीब्यूट सीट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सीट्स देने के लिए। उसके बाद फिर क्या हुआ, एक टीएमए पाई फाउंडेशन का केस आया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक 2003 में सुप्रीम कोर्ट, जिसमें ये बोल दिया गया कि गवर्नमेंट रिजर्वेशन जो सीट्स का करती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ये बैकवर्ड क्लास के लिए या SC/ST क्लास के लिए ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे नहीं लगेगा, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे नहीं लगेगा। तो रिजर्वेशन की पॉलिसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे नहीं लगेगी। इसके बाद एक केस और आया, PA इनामदार वाला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये 2005 का केस था। इसमें भी सेम चीज़ जो TMA पाई फाउंडेशन ने बोली थी कि ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे नहीं लगती, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे नहीं लगती। इस दोनों जजमेंट को नलीफाई करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट की इस दोनों जजमेंट्स को नलीफाई करने के लिए पार्लियामेंट ने 93 अमेंडमेंट 2005 की, जिसमें आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 ऐड किया गया। ऐड करने से अब क्या हो गया, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे भी ये एजुकेशनली जो आप रिजर्वेशन पॉलिसी जो को प्रमोट करते हुए उनके जो रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है वो भी लगेगी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी रिजर्वेशन की पॉलिसी लागू करनी पड़ेगी। आर्टिकल 15 के क्लॉज 5 में ये कह दिया। उसके बाद EWS एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आ गया, वो 15 के क्लॉज 6 में ऐड हो गया 2019 में। तो इस तरह से हमारे आर्टिकल ऐड होते गए, तो आज जो हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 और आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 और इसके साथ ये देखा गया कि ये क्या दोनों आइडेंटिकल हैं, ये क्या दोनों आइडेंटिकल हैं। और दूसरा 93 अमेंडमेंट करके जो आपने ये वाला आर्टिकल ऐड कर दिया है, इसको भी चैलेंज किया गया।
चैलेंज किस में किया गया? अशोक कुमार ठाकुर में। अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक डिसीजन आया 2007 सुप्रीम कोर्ट में। इसमें ये भी चीज़ देखी गई क्या ये दोनों आइडेंटिकल हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, दोनों का पर्पस अलग अलग है और इसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड करार दे दिया 1903 अमेंडमेंट 2005 को। और इसके साथ अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने दो चार चीज़ें और भी हेल्ड की। एक तो ये कहा कि हमें कास्टलेस सोसाइटी को किस तरह से प्रमोट करना है। प्रमोट करते हुए आपने ये भी अचीव करना है कि प्रेजेंस है जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन भी रहे। मतलब कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के रहते हुए आप कास्टलेस सोसाइटी को किस तरह से बना सकते हो, इस बात पे इस जजमेंट में चर्चा हुई। और ये बोला कि क्या कोई बैकवर्ड क्लास सिर्फ कास्ट बेस हो सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ओनली कास्ट क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, इसके साथ क्या होना चाहिए? सोशली बैकवर्ड होना चाहिए, एजुकेशनली बैकवर्ड होना चाहिए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड होना चाहिए। तो ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड होना चाहिए, इसको बाद में हमने आज 2019 में लागू भी कर लिया अलग से। तो बैकवर्ड की जो डेफिनेशन एक्चुअली दी थी वो अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में दी गई थी और जिसमें 1903 अमेंडमेंट 2005 को भी चैलेंज किया गया था। और 15 का क्लॉज 4 और 15 का क्लॉज 5 दोनों आइडेंटिकल नहीं हैं, दोनों अलग अलग हैं। और इसमें एक चीज़ और बोली गई कि 16 का क्लॉज 4 है जो, ये एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है 16 के क्लॉज 1 की। तो ये करता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। जैसे 15 का क्लॉज 5 अगर देखो ये भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, 15 का क्लॉज 4 भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। इसके बाद अब रिजर्वेशन जो 15 आर्टिकल में हुई, किस तरह से वो आर्टिकल ऐड होते वो हमने पढ़ लिया है। अब उसके बाद भारत आज़ाद हो गया, उसकी तरफ अपने चलते हैं। और मैंने बताया था कि क्या क्या प्रोविज़न किस तरह से हमने ऐड किए हैं, उनको एक बार देखते हैं। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था तो आर्टिकल 340 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड था, जिसमें प्रेसिडेंट के पास पावर थी कि वो इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं, कोई एक कमीशन बना के बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के को उनकी प्रमोशन के लिए, उनकी एडवांसमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें करी जा सकती, इसकी इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। और इसके साथ फर्स्ट कमीशन उन्होंने बनाया 1953 में, काका कैलेकर कमीशन, जिसकी रिपोर्ट 1955 में आई, जिसके ऊपर कोई काम खास नहीं हुआ। उसके बाद 1979 में जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने सेकंड बैकवर्ड कमीशन बनाया, जो बीपी मंडल के चेयरमैनशिप में बनाया गया था। इन्होंने भी इन्वेस्टिगेट किया कि हमारे यहाँ पे कितनी बैकवर्ड क्लासेस हैं, कास्ट हैं जो बैकवर्ड हैं, और उनकी मेज़रमेंट, उनको अपलिफ्ट किस तरह से किया जा सकता है, एडवांस किस तरह से किया जा सकता है। तो इन्होंने रिपोर्ट दी अपनी 1980 में। इस रिपोर्ट में क्या बोला कि हमारी इंडिया की टोटल 52% पॉपुलेशन है वो बैकवर्ड क्लास हैं।
बैकवर्ड क्लास हैं। और इन्होंने टोटल 3743 कास्ट को आइडेंटिफाई किया जो बैकवर्ड क्लास हैं। और इन्होंने 27% रिजर्वेशन देने की बात की इनको, इनकी एडवांसमेंट के लिए, ताकि इनका मेन स्ट्रीम में ये भाग ले सकें। अब इसकी रिपोर्ट आ चुकी है, इनकी रिकमेंडेशन आ चुकी है, तो इसके ऊपर ज़्यादा कुछ काम हुआ नहीं। 1990 में जब वीपी सिंह की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने 27% जो कोटा था वो ओबीसी का अप्लाई कर दिया, अदर बैकवर्ड क्लास का। लेकिन इनके पास कुछ ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं था कि ओबीसी को किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे, और कुछ क्लासेस को आइडेंटिफाई कर दिया और बाकी कुछ रह गई, जिससे काफ़ी चीज़ें जो थी मिसमैनेज हुई। इसके बाद 1991 में जब नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आई, नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने क्या किया, दो चीज़ें ऐड कर दी। इस 20% जो ओबीसी कोटा अप्लाई कर दिया था वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने, उसमें दो चीज़ें और ऐड कर दी। क्या ऐड कर दी कि ये जो ओबीसी होंगे इसमें से क्रीमी लेयर वर्ड नहीं बोला गया, इसमें बोला गया जो पुअर सेक्शन होगा ओबीसी में उसी को रिजर्वेशन दी जाएगी। ओबीसी में जो पुअर सेक्शन होगा उसी को रिजर्वेशन दी जाएगी। और ये भी कर दिया कि 10% जो रिजर्वेशन उनको भी दी जाएगी जो एक्चुअल में हायर कास्ट से बिलोंग करते हैं और इकोनॉमिकली वीक हैं। अब इन दोनों चीज़ों को इंदिरा साहनी की जजमेंट में क्या किया, चैलेंज किया गया। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। ये 9 जज बेंच था। अब इसकी भी हिस्ट्री है कि क्यों 9 जज बेंच हमें बनाना पड़ा, क्या कारण था इसके ऊपर। क्योंकि इससे पहले भी कुछ जजमेंट्स आ चुकी थी। पहले अपने इंदिरा साहनी को एक बार देख लेते हैं। इंदिरा साहनी में क्या चीज़ें हेल्ड हुई। देखिए, इंदिरा साहनी में पहली क्रीमी लेयर वर्ड यूज़ किया गया। क्रीमी लेयर जो ओबीसी में होगी वो एक्सक्लूड की जाएगी रिजर्वेशन के लिए, ओबीसी की रिजर्वेशन उनको नहीं मिलेगी। और एक चीज़ और की, नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और अगर किसी ने इससे पहले दे रखी है, गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने किसी ने दे रखी है, तो वो 5 साल तक वैलिड रहेगी, 1997 तक वैलिड रहेगी, क्योंकि 1992 में ये डिसीजन आया था इंदिरा साहनी का। उसके बाद जो रिजर्वेशन है वो 50% से एक्सीड नहीं करेगा, 50% से एक्सीड नहीं करेगा। इसके साथ कैरी फॉरवर्ड जो रूल है वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि जो सीट आपकी बैकलॉग में रह चुकी हैं वो नेक्स्ट वैकेंसी में फॉरवर्ड नहीं होंगी, वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट वैकेंसी जब भी निकलेगी वो आपको तब देखना पड़ेगा कि कितनी वो सीट्स एग्जिस्ट कर रही है, उसके बाद आपने वो गवर्नमेंट जॉब निकालनी, और वो उसमें भी 50% एक्सीड नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ और बता दी, कहा कि ऐसा ओबीसी क्रीमी लेयर वालों की आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ ऐसी कमेटी बनाई है। तो 1992 इंदिरा साहनी के डिसीजन के बाद एक पार्लियामेंट ने एक कमेटी बनाई, रामनंदन कमेटी। इस कमेटी में किस तरह से आप क्रीमी लेयर का फार्मूला अप्लाई करोगे, किस किस के ऊपर लगेगा, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, वो सारा इन्होंने आइडेंटिफाई किया और अपनी रिपोर्ट 1993 में दी। देने के बाद इसको बाद में लागू कर दिया।
अब देखिए 1993 में जो राम नंदन कमेटी जब बनाई गई, इसके बाद ही हमने नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस बनाया। बैकवर्ड क्लासेस बनाया 1993 में, स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई 1993 में। अब मैंने बताया था कि रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं होगी, कैरी फॉरवर्ड रूल है जो नहीं लागू होगा। कैरी फॉरवर्ड रूल लागू नहीं होगा, रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं होगी। इन दोनों की थोड़ी सी हिस्ट्री है, अब थोड़ी सी उस हिस्ट्री के बारे में भी चर्चा कर लें, क्योंकि उस हिस्ट्री से हमें ये पता चलेगा कि एक्चुअल में ये चीज़ें क्यों आनी पड़ी, क्यों ये सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ें बोली। देखिए, एक जजमेंट आई थी, द जनरल मैनेजर साउदर्न वर्सेस रंगाचारी 1961 में सुप्रीम कोर्ट की, और ये 7 जज बेंच थी। और इस वाली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने ये बोल दिया था कि आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 को इन्होंने क्या किया था, बताया था कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या निकलती है। और इन्होंने बताया था कि हमारे आर्टिकल 61 को अगर 16 के क्लॉज 4 के साथ पढ़ोगे तो ये हमें ये बताता है कि हमारी जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है वो इनिशियल अपॉइंटमेंट पे नहीं अकेली, वो प्रमोशन पे भी लगेगी, प्रमोशन पे भी लगेगी। तो इस चीज़ को, क्योंकि ये 7 जज बेंच था, इसीलिए 9 जज बेंच बनाना पड़ा इंदिरा सानी में। और इस प्रमोशन वाले, इस वाले ग्राउंड को सुप्रीम कोर्ट के उस वाली जजमेंट में चैलेंज किया गया, तो जिसमें इसमें जो बोला था प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलेगी, और जो इंदिरा सानी ने इसको ओवरटर्न कर दिया। तो ये एक था। उसके बाद कैरी फॉरवर्ड वाली जो बात, पहले तो आप ये समझिए कि कैरी फॉरवर्ड का क्या मतलब रहता है। कैरी फॉरवर्ड का मतलब रहता है, जैसे आपने 2000 में कोई वैकेंसी निकाली, 50 वैकेंसी है जी जनरल की, इसमें 25 रहेंगी, और रिज़र्व क्लास की, रिज़र्व क्लास मतलब SC ST और OBC तीनों, इसमें रहेंगी उनकी 25 रहेगी। ये 25 की 25 भर गई, इसमें से 25 में से सिर्फ 10 पोस्ट भरी, इसमें से कितनी रहेगी, 15 पोस्ट बच गई। अब 2001 में अगर आपने वैकेंसी निकालनी है तो कैरी फॉरवर्ड ये कहता था, या तो 15 वैकेंसी अकेली निकाल दीजिए जो रिज़र्व क्लास की रहेगी, या फिर नेक्स्ट ईयर में अगर आपने 50 वैकेंसी निकालनी है तो 50 में से अगर 25 तो पहले ही इनकी रिज़र्व में अगर बन रही थी तो इसके साथ 15 और ऐड कर दोगे, जिसमें से ये कितनी हो जाएंगी, 40 हो जाएंगी, और अब प्लस 10 जनरल की रह जाएंगी, अब 50, इस तरह से। तो कैरी फॉरवर्ड का मतलब जो पीछे पोस्टें रह गई हैं वो आगे आपने लेके आनी है। अगर जनरल की मान लीजिए 25 ही बन रही हैं तो आपकी पोस्टें टोटल में बढ़ जाएंगी, प्लस 25, 50 और 75 हो जाएंगी। 75 में से 40 सीट्स रिज़र्व हो जाएंगी, और बाकी 25 जो बचेंगी वो क्या रह जाएंगी, इस तरह से हो जाएंगी, 65 सॉरी 25 अगर हो गई तो उसके अकॉर्डिंग वो फार्मूला लगेगा। अब आ जाओ, कैरी फॉरवर्ड का आपको पता चल गया था, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड वाले रूल को इससे पहले एक जजमेंट ने देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था।
और दूसरी चीज़, इंदिरा साहनी ने भी इसको क्या कर दिया था, इस रूल को, क्योंकि कोई लेजिस्लेशन इस पे है नहीं था, सिर्फ नोटिफिकेशन थे, तो नोटिफिकेशन से इंदिरा साहनी ने बोल दिया आप इस तरह के रूल को एप्लीकेबल नहीं कर सकते, अगर आपने करना है तो आप लेजिस्लेशन ला सकते हो। तो देवदासन की जो जजमेंट थी वो 1963 के करीब आई थी, 1963 सुप्रीम कोर्ट। तो इंदिरा साहनी में आपको दो चीज़ों का जिक्र पता चल गया, कैरी फॉरवर्ड उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि वो नोटिफिकेशन के थ्रू ही अभी तक हो रहा था, लेजिस्लेशन उसके ऊपर नहीं था, तो उस एवज में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद रिजर्वेशन प्रमोशन में रंगाचारी वाली जजमेंट ने बोला था, उसको भी मना कर दिया। अब देखिए जजमेंट इंदिरा साहनी के इस वाले कंसेप्ट को कि रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं होगी को नलीफाई करने के लिए क्या किया, पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट की गई। उस अमेंडमेंट का 77th अमेंडमेंट 1995, जिसमें एक आर्टिकल ऐड कर दिया गया, आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 के ए में 4A ऐड कर दिया गया, जिसमें ये हो गया अब कि रिजर्वेशन जो वो अब आपको प्रमोशन में भी मिलेगा। उसके बाद कैरी फॉरवर्ड वाले जो रूल को नलीफाई किया था, अब उस पे ऊपर नोटिफिकेशन से काम चल रहा था, उस पे लॉ बना दिया और आर्टिकल 16 का क्लॉज 4B में उसको डाल दिया। अब कैरी फॉरवर्ड रूल एप्लीकेबल रहेगा। अब देखिए ये दोनों चीज़ें तो होगी। अब 4B को जब ऐड किया गया तो वो क्योंकि वो 2000 में ऐड किया गया था, तो 2000 में इस चीज़ को ऐड करते हुए 81 अमेंडमेंट 2000 में इस चीज़ को ऐड किया गया। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, अब 1995 का दौर चल रहा था, क्योंकि अब 77th अमेंडमेंट जो अगर देखोगे 1995 रिजर्वेशन प्रमोशन में उसने ओके कर दिया 16 का क्लॉज 4A ऐड करके, ठीक है। अब 1995 का जो दौर चल रहा था इसमें कई चीज़ों का जिक्र हुआ। कैसे, अगर आप आर्टिकल 335 देखोगे तो उसमें SC/STs की रिजर्वेशन से रिलेटेड कुछ पॉलिसी है कि उनके जो एग्ज़ाम में जो बैठेंगे उनमें जो नंबर जो आएंगे उनमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें उनको नहीं प्रोवाइडेड थी, कि उनको रिलैक्सेशन प्रोवाइड था कि अगर उनके नंबर कम भी आते हैं तो उनको फिर भी ले लिया, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था आर्टिकल 335 में। लेकिन एक जजमेंट आई विनोद कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस 1996 सुप्रीम कोर्ट में। इसमें क्या हुआ, रिजर्वेशन इन प्रमोशन आ चुका है 1995 में, तो उस एवज में क्या किया, एक कुछ नोटिफिकेशन गवर्नमेंट्स ने बनाने शुरू कर दिए, जिस नोटिफिकेशन के तहत वो रिजर्वेशन प्रमोशन में हो सके, पॉसिबल हो सके SC/STs के लिए, उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन मार्क्स का, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स में मार्क्स का कुछ रिलैक्सेशन डालना शुरू कर दिया। उन चीज़ को इसमें चैलेंज किया गया। जब चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आप उनकी एफिशिएंसी को लोअर नहीं कर सकते, तो ऐसे नोटिफिकेशन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। जब नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया और इसके साथ इसके पैरेलल में एक दो जजमेंट और आई। कौन सी आई, एक आई अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब।
ये 1996 की जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की। और एक आई यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वीरपाल सिंह, ये भी 1996 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। इन दोनों जजमेंट ने ये बोला कि जो आप रिजर्वेशन प्रमोशन में दे रहे हो, वो उसका मतलब ये नहीं है कि वंस सीनियर इज ऑलवेज सीनियर। और एक फार्मूला बनाया, क्या बनाया? कैचअप रूल। कैचअप रूल कैचअप रूल कैच अप रूल कैचअप रूल के तहत जो आप SC/STs को स्पेशल ट्रीटमेंट करिए, रिजर्वेशन प्रमोशन में करिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बैच के जितने भी ऑफिसर हैं वो उससे नीचे रह जाएं हमेशा के लिए। ऐसा नहीं होगा। आपको ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि ये ना हो पाए कि वंस सीनियर इज ऑलवेज सीनियर। ऐसा नहीं चलेगा। आपको ऐसी पॉलिसीज लानी पड़ेंगी। और विनोद कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने ये कह दिया कि रिजर्वेशन क्वालिफाइंग मार्क्स आप उनमें रिलैक्सेशन नहीं दे सकते, जिसके साथ ये सारी चीज़ों कैचअप रूल को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि वंस सीनियर इज़ ऑलवेज सीनियर, इसकी गवर्नमेंट है जो फेवर कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको नहीं माना। तो इसको करने के लिए, और दूसरा वो वाली जजमेंट ने ये बोल दिया, तो अब क्या किया गया, आर्टिकल 335 में एक प्रोवाइज़ो ऐड किया गया। प्रोवाइज़ो में क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए रिलैक्सेशन का प्रोविज़न तय किया गया और विनोद कुमार वाली जजमेंट को नलीफाई किया गया। और अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और यूनियन वर्सेस वीरपाल सिंह को भी नलीफाई करने के लिए एक आर्टिकल 16 के क्लॉज 4A में क्या किया गया, अमेंडमेंट की गई, जिसमें वर्ड कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी ऐड किया गया कि वंस अ सीनियर इज ऑलवेज अ सीनियर एंडोर्स कर दिया गया। प्रोवाइज़ो जो ऐड किया गया और ये चीज़ जो ऐड, ये दोनों चीज़ें जब ऐड की गई तो किस अमेंडमेंट में ऐड की गई? अब ये जो कैचअप रूल, इसको ऐड किया गया अमेंडमेंट 85 अमेंडमेंट 2001 के तहत। और ये वाला जो प्रोवाइज़ो ऐड किया गया ये 82 अमेंडमेंट 2000 में ऐड किया गया। तो ये दोनों अमेंडमेंट, अब देखिए आपके पास चार चीज़ें आ चुकी हैं। एक 16 का क्लॉज 4A में जो रिजर्वेशन प्रमोशन में आई थी 17 अमेंडमेंट 1995 में। उसके बाद 16 के क्लॉज 4B में कैरी फॉरवर्ड को आगे लेके आए, कैरी फॉरवर्ड को लेके आए जो 81 अमेंडमेंट 2000 में। उसके बाद आप देखोगे जो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी 16 के क्लॉज 4A में अमेंड किया गया, इसको अमेंड किया गया, इसमें ये ऐड किया गया। अमेंड करके कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी वर्ड ऐड किया गया, जो ऐड किया गया 85th अमेंडमेंट 2001 में। उसके साथ मैंने बताया था आपको विनोद कुमार वाली जो जजमेंट थी जिसमें वो क्वालिफाइंग मार्क्स को रिलैक्स किया गया, वो आर्टिकल 335 में क्या किया गया, एक प्रोवाइज़ो ऐड कर दिया गया थ्रू अमेंडमेंट 82 अमेंडमेंट 2000 में। अब देखिए ये चार चीज़ें आ चुकी हैं आपके पास। इन चारों चीज़ों को चैलेंज किया गया एक जजमेंट में। उस जजमेंट का नाम था एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक्चुअल में चैलेंज क्या कर रहे हो आप? एम नागराज
वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में चैलेंज किया गया। अब ये 5 जज बेंच है, 2006 या 7 में इसकी जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस सारी 4 जो अमेंडमेंट की गई उनको इंडोर्स कर दिया कि ये आप ऐसा कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। लेकिन एक फार्मूला बताया कि ऐसा नहीं है कि रिजर्वेशन आप प्रमोशन में ऐसे ही कर दोगे, नहीं, एक फार्मूले में 3 ग्राउंड बताए गए। अगर वो सेटिस्फाई होंगे तो रिजर्वेशन प्रमोशन में दे दी जाएगी, अदरवाइज बाकी वैसे के वैसे रहेंगे जो आपने रूल बना लिए हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन रिजर्वेशन प्रमोशन के साथ ये 3 ग्राउंड आपको साबित करने पड़ेंगे अगर वो रिजर्वेशन प्रमोशन में आपने देना चाहते हो किसी को। लॉ बढ़िया है, लॉ बनाइए, दिक्कत नहीं है, लेकिन वो 3 ग्राउंड किसी भी स्टेट में अगर वो रिजर्वेशन की पॉलिसी प्रमोशन में लागू करनी है तो वो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट इस 3 ग्राउंड को साबित करेगी कोर्ट में। क्या ग्राउंड थे? पहला, आपको शो बैकवर्डनेस। किसकी? SC STs की, क्योंकि प्रमोशन के लिए SC STs की रिजर्वेशन की ही पॉलिसी है हमारे पास, OBC की नहीं है। अब शो बैकवर्डनेस, उनकी बैकवर्डनेस शो करनी पड़ेगी उस कंसर्न डिपार्टमेंट में, उनकी जो है जो वो हायर पोस्ट पे नहीं है या बैठे नहीं है, वो कम है। दूसरा, एफिशिएंसी आप मेंटेन करके रखोगे, एफिशिएंसी मेंटेन करके रखोगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जस्टिस में, एडमिनिस्ट्रेशन जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी सिस्टम रहेगा उसके इंटरेस्ट के लिए। उसके साथ SC STs जो हैं इन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेटिव, इन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है उनकी। ये तीनों चीज़ें अगर साबित कर देते हो तो रिजर्वेशन प्रमोशन में आप लागू कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। बाद में क्या हुआ, जरनैल सिंह वाली एक जजमेंट आई वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता, 2018 5 जज बेंच की थी जजमेंट। अशोक कुमार ठाकुर ने एक बात कह दी थी कि क्रीमी लेयर का जो फार्मूला है STs और SCs के ऊपर नहीं लगेगा। ये अशोक कुमार ठाकुर ने वाली जजमेंट ने 2007 में 5 जज बेंच ने बोल दिया था। जरनैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता, ये भी 5 जज बेंच की जजमेंट थी। इसने बोल दिया कि SC STs के ऊपर भी आप क्रीमी लेयर का फार्मूला लगाएं। इनकी सजेशन थी सिर्फ, जो गवर्नमेंट ने नहीं मानी। उसके बाद जो 3 ग्राउंड M नागराज ने बताए थे उसको काट के 2 ग्राउंड बना दिए। 2 ग्राउंड क्या बना है? एक, जो बैकवर्डनेस शो करने की ज़रूरत नहीं है SC STs की, उनकी बैकवर्डनेस शो करने की ज़रूरत नहीं है SC STs को, रिजर्वेशन जब प्रमोशन में करनी है आपने 2 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। जरनैल सिंह वाली जजमेंट ने ये बोल दिया। किन चीज़ों के ऊपर? एक तो अगर आप प्रमोशन में रिजर्वेशन दे रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ये, और वो उसके इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी होना चाहिए। और दूसरा, इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है SC STs की। अगर ये दोनों चीज़ें साथ हैं तो आप रिजर्वेशन जो है प्रमोशन में दे सकते हो, ऐसी रिजर्वेशन लागू होगी, दिक्कत नहीं है। अब फ़िलहाल ये वाली जजमेंट लागू हो रही है, फॉलो हो रही है। इसी के साथ कई ऐसे ऑर्डर, नोटिफिकेशन, लॉ बनने शुरू हो गए हैं। अब रिजर्वेशन प्रमोशन में मिलना शुरू हो चुका है। लेकिन अभी ये केस पेंडिंग है क्योंकि ये लार्जर बेंच को सौंप दिया गया, लार्जेस्ट बेंच को सौंप दिया गया क्योंकि केसेस अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो हमें जरनैल सिंह वाली जो जजमेंट है उसी को ही मानते हुए चलना होगा कि क्या क्या चीज़ें हमने तय की हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे सौरभ यादव वाली एक जजमेंट आई है, सौरभ यादव एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ UP एंड अदर्स।
ये बताती है, 2020 में आई है, ये बताती है कि अगर कोई जनरल कैटेगरी में कोई SC STs या OBC कैटेगरी का फॉल कर जाता है, उसके उतने नंबर हैं, तो वो जनरल को बाहर निकाल देगा। अगर जनरल से ऊपर नंबर हैं उसके, तो जनरल कैटेगरी वाला बाहर निकल सकता है अगर उसके नंबर SC STs के ज़्यादा आ रहे हैं। तो वो SC STs के, इवन दो कि उसने फॉर्म अपनी कैटेगरी में भरा है, वो जनरल में फॉल कर सकता है अगर उसके जनरल के ऊपर नंबर हैं, तो जनरल वाले को बाहर निकाल सकता है, दिक्कत नहीं है। तो ये वाली जजमेंट कहती है। अब उसके बाद एक और जजमेंट है, डॉक्टर जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस चीफ मिनिस्टर्स एंड अदर्स। अभी 2021 में इस सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है जिसमें ये था, एक्चुअल में 102 अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया था 2018 में, जिसमें आर्टिकल 338 एट्सेट्रा और 340 एट्सेट्रा उनको अमेंड किया गया था। 330 बी ऐड किया गया था और 342A नया बनाया गया था। एक्चुअली में ये दो थे, ये नया बनाया गया था और ये नया बनाया गया था, जिसके तहत अब बैकवर्ड क्लास जो एजुकेशनली और सोशली बिहार पे होती थी, वो सेंटर ही बना सकता था थ्रू प्रेसिडेंट। इसी को इंडोर्स किया इस वाली जजमेंट ने कि ये सेंटर के पास ही पावर है, प्रेसिडेंट के पास ही पावर है कि वो आइडेंटिफाई कर सकता है बैकवर्ड क्लासेस को, कर सकता है, दिक्कत नहीं है। इस जजमेंट को नलीफाई करने के लिए हमने 105 अमेंडमेंट 2021 किया, अभी लेटेस्ट एक्ट बनाया एक, जिसमें हमने 338B को अमेंड किया, 342A को अमेंड किया और 366 में 26 का क्लॉज C जो है वो ऐड किया या अमेंड किया। अब स्टेट भी अपनी बैकवर्ड क्लास है जो वो डिटरमाइन कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रिजर्वेशन से रिलेटेड और भी चीज़ें देखना चाहते हैं तो आर्टिकल 330 देख सकते हो, 332 देख सकते हो। 332 MLAs जो स्टेट्स में होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, उसमें भी रिजर्वेशन है SC STs की फेवर के लिए। ऐसे ही 332 MPs जो बनाते हैं उसमें रिजर्वेशन है SC STs के लिए, 330 में 332 MLAs के लिए और 330 MPs के लिए। और उसके साथ आर्टिकल 334 एक बनाया गया जिसमें ये शुरू में ये बनाया गया था कि 40 ईयर ये रिजर्वेशन ही चलेगी, जिसको बाद में लगातार अमेंड करते गए और अब लेटेस्टली इसको 104 अमेंडमेंट एक्ट 2019 में अमेंड किया गया है। अब ये जो पॉलिसी है अब 230 तक चलेगी। 330 में जो आप MP बनाते हो, जो 332 में MLA जो रिजर्वेशन SC STs के लिए दी गई है, वो 334 आर्टिकल ये कहता था कि पहले 40 ईयर ही लागू होगी, जो लगातार बाद में अमेंड होते गए। अभी लेटेस्टली 104 में अमेंडमेंट करके 2019 में करके 2030 तक ये अमेंडमेंट जो करके ये बढ़ा दिया गया। अब वो रिजर्वेशन 2030 तक लागू रहेगी और ये समय समय पर अब क्या है, एक चीज़ और इसमें ऐड की गई है। क्या ऐड की गई है? अब अबॉलिश कर दिया गया एंग्लो इंडियन सीट्स को। MP MLA की सीट्स में एंग्लो इंडियन सीट्स अबॉलिश कर दी गई है अभी वाली 104 अमेंडमेंट 2019 में। इसके बाद आपको वो सारी चीज़ें तो पता चल गई है कि कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी और वो सारी चीज़ें। अब अपने देखते हैं EWS।
ईडब्ल्यूएस में 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019 में ऐड किया गया है 15 का क्लॉज 6 और 16 का क्लॉज 6, जो हमें ये कहता है कि आपके इनकम और असेट्स अगर एक लिमिट के हैं, जो लिमिट प्रिस्क्राइब्ड की गई है, तो आप जो 8 लाख तय की गई है, 8 लाख से नीचे के हो तो ईडब्ल्यूएस में फॉल करोगे। साथ में कुछ एग्रीकल्चर लैंड है, अगर 5 एकड़ से कम है तो भी आप, ये सारी चीज़ें साथ साथ होनी चाहिए। और उसमें रेजिडेंशियल प्लॉट अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट से कम है, अगर म्यूनिसिपल एरिया है तो वहाँ पे 900 स्क्वायर फीट से कम है, और अगर अदर एरिया में 200 स्क्वायर फीट से कम है, और साथ में 5 एकड़ से कम ज़मीन है, और इनकम आपकी ग्रॉस एनुअल इनकम विद टैक्स अगर 8 लाख से नीचे हैं तो आप ईडब्ल्यूएस में फॉल करते हो। अब देखिए, अब इसका जो 10% ईडब्ल्यूएस वालों को रिजर्वेशन दे दी गई है, अब ये 50 से क्रॉस कर गई है। कैसे क्रॉस कर गई है? अभी आप रिजर्वेशन देखोगे तो एससीज को जो दी गई है वो 15% है, एसटीज को 7.5% है, ओबीसी को 27% है, और ईडब्ल्यूएस को 10% है। ये टोटल बन जाता है 59.50%, नियर अबाउट 60%। तो 10% से करीब करीब ऊपर हो चुका है। अब ये ऊपर होने की वजह से इसको चैलेंज किया गया है, ईडब्ल्यूएस को। जो चैलेंज किया गया है उसके ऊपर अभी कोई डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आया नहीं है। वो केस का नाम है जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2019 सुप्रीम कोर्ट। इसमें 4 क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं इस सुप्रीम कोर्ट ने, जिसका जवाब देना है। क्वेश्चन है पहला कि क्या रिजर्वेशन इकोनॉमिक फैक्टर के ऊपर टोटली बेस्ड हो सकती है, क्योंकि इंदिरा साहनी ने इसको नकार दिया था, इकोनॉमिक बेस्ड पे नहीं होनी चाहिए। दूसरा, क्योंकि इंदिरा साहनी 9 जज बेंच है तो आपको बेंच भी बड़ा बनाना पड़ेगा। दूसरा, एससी एसटीज या ओबीसी को आप एक्सक्लूड कर सकते हो इकोनॉमिक फैक्टर में ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन देते हुए, क्योंकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, क्योंकि एससी कुछ ऐसे भी हैं जो गरीब हैं, एसटी ऐसे हैं जो कुछ गरीब हैं, ओबीसी ऐसे हैं जो बहुत ही गरीब हैं। इन गरीबों को भी क्या ईडब्ल्यूएस में नहीं मिलनी चाहिए? क्या उसको एक्सक्लूड कर सकते हो? सिर्फ आप जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, जो एक्चुअली इकोनॉमिकली वीकर हैं, उन्हीं को ही दे रहे हो? ये भी एक क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के पास। और तीसरा क्वेश्चन है, क्या आप 50% रिजर्वेशन है जो उससे एक्सीड कर सकते हो? क्योंकि इंदिरा साहनी वाली जजमेंट ने उसको बोला था कि 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और चौथा, आप एजुकेशनली इंस्टीट्यूशन के ऊपर क्या इम्पोज कर सकते हो ऐसी रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस की जिनको स्टेट एड नहीं करती? स्टेट की कोई एड नहीं है उस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के ऊपर आप, लेकिन उनके ऊपर रिजर्वेशन की ईडब्ल्यूएस की पॉलिसी लगाना चाहते हो या लगा दी है, तो वो भी एक क्वेश्चन है। तो ये इन चारों क्वेश्चनों का अभी सुप्रीम कोर्ट अभी चल रहा है, अभी इसकी डेट नहीं फिक्स की गई है, तो अब आगे देखते हैं। फ़िलहाल अभी ये एप्लीकेबल हो रहा है ईडब्ल्यूएस। इसके साथ अपने पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और दूसरा वर्टिकल रिजर्वेशन।
हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब है जो आप आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 में देते हो, बीइंग अ वोमेन और बीइंग चाइल्ड, किसी पॉलिसी उसके प्रमोशन के लिए, उनकी एडवांसमेंट के लिए। और वर्टिकल रिजर्वेशन का मतलब है जैसे आपने एससीज या एसटीज को, मान लीजिए यहाँ पे एससीज को देने आपने 15%, तो 15% में 50% एससी वोमेन हो सकती हैं, 7.5% एससी वोमेन हो सकती हैं, दैट इज़ कॉल्ड वर्टिकल रिजर्वेशन। ऐसे ही जो ये एसटीज़ हैं, एसटीज़ की 7.5%, 7.5% रिजर्वेशन है, इसमें से 50% जो रिजर्वेशन है वोमेन के लिए हो सकती हैं, या कुछ परसेंट डिसेबल पर्सनस के लिए हो सकती हैं, तो डेट इज़ कॉल्ड वर्टिकल रिजर्वेशन। रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन, ऐसी रिजर्वेशन जो एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल को प्रमोट कर रही है, कि आपने बीइंग अ वुमन उसकी प्रमोशन के लिए, उनके जैसे डिसेबल पर्सन है उनके लिए कुछ अलग से एक प्रोविज़न रख देना। जैसे ट्रांसजेंडर्स को ओबीसी मान लिया गया है नालसा वाली जजमेंट ने, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 2014 में। अब मान लीजिए ओबीसी अगर मान लिया गया है तो उनके लिए एक सेपरेट रिजर्वेशन का प्रोविज़न तो है नहीं है, तो ओबीसी में वो फॉल करेंगे, तो उनको भी ओबीसी मान लिया गया है, तो वो क्योंकि सेपरेट नहीं है उससे, और वो वर्टिकल का रूप नहीं हो सकता है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से वो लागू करना चाहते हैं। तो रिजर्वेशन से रिलेटेड आज यही सारी चीज़ें आपको पढ़नी थी जो मैंने आज पढ़ाई हैं। रिजर्वेशन, अगर आपका कोई भी टॉपिक इसमें कोई प्रॉब्लम आपकी आती है तो वो आप मुझसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो। मेरा जुडिशरी 009 इंस्टाग्राम के ऊपर पेज बना हुआ है और यूट्यूब चैनल इसी नाम के ऊपर है, तो दोनों में आप आ सकते हो। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।